अब जो यार ये इसका वो बना देना मेरे भाई, आइजा 500। सही है, अब तक हमारा रिकैप हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, आइजा। और सेंस बनता है इस चीज का, 315 प्लानिंग है तो परफॉर्मेंस कभी भी 315 से पहले नहीं हो सकता, 315 के बाद ही होगा, तो परफॉर्मेंस है। जब परफॉर्मेंस ये है तो कल की क्लास में जब इंशाल्लाह परसों क्लास जब रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे तो रिपोर्ट 500 से पहले नहीं हो सकती, 500 के बाद। आप समझ रहे हैं, हम पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि चीज क्या, फिर एक आइजा को लेकर हम बैठेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? तभी मैं आपसे कह रहा हूं जो हमारी अगले हफ्ते क्लासेस, 4 क्लासेस इंशाल्लाह होने जा रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, अच्छा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के ऊपर एक स्टैंडर्ड है हमारे पास जिसका नाम ही जबरदस्त है। क्या नाम है भाई? ऑडिट। These are not evidences. These are the audit risk. Once as an auditor, I identified the audit risk. अब उस रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा ताकि मुझे क्या ऑब्टेन हो जाए। अगर मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा और मेरा रिस्क फैक्टर क्या था? मेरा रिस्क फैक्टर था फ्लड, और मैंने कहा अंदरूनी सिंध में जो फ्लड आया है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि मेरा प्लांट शायद आज की तारीख में एग्जिस्ट। ये मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है। परफॉर्मेंस फेज में मेरा प्रोसीजर क्या होगा? मैं जाके उस प्लांट को देख कर आऊंगा, विजिट कर आऊंगा कि क्या प्लांट वाकई में एग्जिस्ट करता भी, और मैं सैलाब की वजह से वहां पे जा ही ना सकूं तो मैंने तो प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करा, तो फिर मेरी रिपोर्ट में इंप्लीकेशंस क्या होंगे? क्या मैं अब भी ये कहूंगा कि ये एफएसआईएफआरएस के हिसाब से बनेगा? समझ आ रही? ये हमारा अगली क्लास का एजेंडा होगा। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चे, बैकबोन है हमारे ऑडिट का। ये वो एरिया है कि आप समझे 35-40 नंबर इस एरिया से हमारे पास आ जाता है। और मजे की बात ये कि इस एरिया में जो पेपर में आता है वो किताब में नहीं लिखा हुआ। क्लियर हम सारे यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, 20 एरियाज हैं जिसके ऊपर वो हमसे ऑडिट प्रोसीजर्स पूछता है। और कैसे पूछता है वो तो एक अलग बहस है। वो 20 एरिया कौन से? बैलेंस शीट पता है बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? पीएनएल में पता है पीएनएल में क्या क्या आता है? वो सारी चीजें के ऊपर आपसे वो ऑडिट प्रोसीजर्स पूछता है। बैलेंस शीट में क्या आता है? पीपी, ऑडिट प्रोसीजर्स। इन्वेंट्री, ऑडिट प्रोसीजर। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल से गुडविल आ रही है, कंसोलिडेशन, उसका अलग प्रोसीजर। इंटेंजिबल एक्वायर्ड क्या है, उसका अलग। इंटेंजिबल एसेट खुद बनाया है बैठ के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज, उसके। तो कोई 20 एरियाज हैं और हर एरिया के ऊपर 8-10 प्रोसीजर्स हमारे पास है। एक जमाने में क्या सवाल आता था? शेयर प्रीमियम के ऊपर कोई भी 5 प्रोसीजर्स बता दो। एक्सपेंसेस के ऊपर, किसी भी एक्सपेंसेस के ऊपर कोई भी 5 में से बता, ये पहला सवाल आता था। अब सवाल क्या आता है? पूरा सवाल आपके पास होगा, वो कहेगा इन द अबव सिनेरियो मुझे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके दो। किस चीज के ऊपर करना है, क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। सही है, अच्छा। तो हम कौन सा, अब हम कौन सा आइजा पे? हम आइजा 500 पे हैं, जिसका नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस। और इसको मैं लिंक करूंगा पहली क्लास से भी, दूसरी क्लास से भी, सही, और आज की क्लास से भी लिंक करूंगा। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों बस एक्टिव रहना, और हम सवाल भी करेंगे। आइजा 500 कहता है एज एन ऑडिटर आपने क्या ऑब्टेन करना है? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। हमने कहा ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? इसने मुझसे कहा ऑडिट एविडेंस होने चाहिए सफिशिएंट। ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, उर्दू का इंग्लिश का वर्ड है सफिशिएंट, मतलब समझ आता है? सफिशिएंट क्यों? आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। सफिशिएंट क्यों? जब आपने लेनी रीजनेबल एश्योरेंस है, जो कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, तो एविडेंस भी आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? सफिशिएंट डील्स विद दी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर 100 ट्रांजैक्शन हुई है तो आपने सफिशिएंट क्वांटिटीज को वेरीफाई करना है ताकि आप कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन कर सको? एक रीजनेबल और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। बच्चों यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा। दूसरी जो हमारे पास चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। और ये एप्रोप्रिएट क्या है प्यारे बच्चों? ये एप्रोप्रिएट डील्स विद दी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। हाँ जी, एप्रोप्रिएट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा। क्वांटिटी यहां पे आके आइजा 500 की दुनिया में खत्म हो चुका है। कितनी क्वांटिटी होगी
कब होगी ये हम पढ़ेंगे आइजा 530 सैंपलिंग में, जब हम सैंपल साइज डिटरमाइन, सैंपल साइज का एक थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, जब हम सैंपल साइज डिटरमाइन करेंगे वहां पे बताया जाएगा कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। आज के लिए हमारी क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, बस सफिशिएंट होनी चाहिए, सही है। क्वालिटी, हाँ जी क्वालिटी, रेलिवेंट एंड क्वालिटी मींस रेलिवेंट एंड रिलायबल। अच्छा, रेलिवेंट में मजीद दो चीजें आ जाती हैं, assertion अंडर कंसिडरेशन। रेलिवेंट में मजीद दो चीजें आ रही है, assertions अंडर कंसिडरेशन, और जो दूसरी चीज आती है वो आती है डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। क्या यहां तक बात समझाया नहीं है मैंने, सिर्फ ये दो वर्ड्स देखे। रेलिवेंट में कौन सी दो चीजें आती हैं, assertions एंड डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। नोट किसी ने नहीं करना, सबने यहां सुनना। और हमारी पूरी क्लास आज सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के ऊपर चलेगी, आज की पूरी क्लास, और इसी वर्ड से फिर हम ड्राफ्टिंग भी सीख रहे होंगे, लॉजिक लिंकिंग भी सीख रहे होंगे, तो बड़ा एक्टिव रहना है। और आज की क्लास जो है वो आपको टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन मेरी जबान में ये एक कॉमन सेंस है, और अगर कॉमन सेंस आपके अंदर है तो आपको आज की क्लास बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो प्लीज एक्टिव रहेगा, नोट ना करेगा, सिर्फ एक्टिव रहिएगा, सही है। रिलायबल, और एविडेंस एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट में क्वालिटी, क्वालिटी में रेलिवेंट एंड, हमने सिर्फ लिखा है समझा नहीं है, रिलायबल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो ऑडिट एविडेंस लेते हैं, आप जो ऑडिट एविडेंस लेते हैं, अभी हमने एक आइडेंटिफाई करा रिस्क, सैलाब आ गया, और रिस्क है कि प्लांट पता नहीं एग्जिस्ट करता है नहीं कि नहीं करता, भाई जेन्युइन रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करे ऑडिट में, ये जेन्युइन रिस्क है। अच्छा, दो तरीके, या तो मैं खुद वेयर हाउस में जाऊं या उस जगह जाऊं और चेक कर आऊं कि प्लांट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये ज्यादा अच्छा ऑडिट एविडेंस है, या मैनेजमेंट मुझे बता दे कि हाँ भाई प्लांट एग्जिस्ट करता है, ये ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। हाँ जी, कौन सा, जो मैं खुद डायरेक्टली जाके देखूंगा, दोनों ही ऑडिट एविडेंस है, लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन सा है, जब मैं डायरेक्टली खुद जाके देखता हूं, सही है। अच्छा, इसी तरीके से मेरी बात सुनिएगा, हमने एक रिस्क आइडेंटिफाई करा, $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, प्लांट में हुई है। हमने कहा हमारा रिस्क है कि पता नहीं रेवेन्यू नेचर का है या एक्सपेंडिचर नेचर का। तो ये रेवेन्यू नेचर का है या एक्सपेंडिचर नेचर का है, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट देखना है, उससे मुझे पता चल जाएगा ये रेवेन्यू नेचर है कि एक्सपेंडिचर नेचर। जल्दी जल्दी, छेती छेती, जहां पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर आ रही होगी, इनवॉइसेस, और इस इनवॉइस में सप्लायर ने लिखा होगा कि मैं आपको ये $0.5 मिलियन चार्ज कर रहा हूं फॉर द रिपेयर, ये $0.2 मिलियन चार्ज कर रहा हूं फॉर द इंस्टॉलेशन, ये 3 मिलियन चार्ज कर रहा हूं फॉर द न्यू इक्विपमेंट, सही है। तो मेरे पास जब तक डिस्क्रिप्शन नहीं होगी मुझे नहीं पता चलेगा कि ये रेवेन्यू है या फिर, बच्चों यहां तक बात समझ आती है। सेल्स इनवॉइस का, परचेज इनवॉइस इनका आइडिया है। प्यारे बच्चों, ये इनवॉइस दो किस्म की हो सकती हैं, या तो ये इनवॉइस में ओरिजिनल देखूं या ये इनवॉइस में फोटोकॉपी देखूं, दोनों ही ऑडिट एविडेंस है। ज्यादा रिलायबल कौन सा है, ओरिजिनल इज मोर रिलायबल। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, और उसमें हुआ क्या हमारे साथ, एक ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया। जब एग्रीमेंट करती है ना, तो वही परफॉर्म, भाई कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगी, खुदा ना खास्ता अगर प्रोवाइड नहीं कर सकी तो आप मुझे पेनल्टी लगा देना। भाई मैं तो आपके आसरे पे बैठा हूं ना, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है तभी मैंने आगे किसी और के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। आप ही मुझे अगर प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल या चीजें सप्लाई तो मैं आगे क्या मुंह दिखाऊंगा, तो भाई अगर नहीं सप्लाई किया तो भाई पेनल्टी लगेगी, सही है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हो और आप पेनल्टी, ये एग्रीमेंट है। अब हमने ये देखना था, अच्छा जो प्रोडक्ट था उसकी शॉर्टेज थी, जब शॉर्टेज थी तो हमने देखना था कि भाई कहीं लायबिलिटी का क्लॉज तो नहीं है। तो बच्चे को मैंने भेजा कि जो एग्रीमेंट लेकर आया, तो एग्रीमेंट लेकर आया और मैंने कहा इसमें ढूंढो कोई लायबिलिटी का क्लॉज तो नहीं है। उसने कहा बॉस लायबिलिटी का क्लॉज नहीं। मैंने कहा सही है।
जब मैंने एग्रीमेंट घुमाया, अच्छा आगे जाके क्या हुआ ऑडिट में, हमने उसको कंफर्मेशन भेजी। भाई जब सेल्स परचेज हो रही है तो कोई रिसीवेबल और पेबल भी होगा, रिसीवेबल और पेबल होगा, तो मैं थर्ड पार्टी को नॉर्मली क्या भिजवाता हूँ, कंफर्मेशन के भाई आप लिख के, तो ये बंदा कह रहा है कि आपसे 100 रुपए रिसीवेबल है, आप बता दो भाई 100 रुपए पेबल है भी या नहीं। हमने कहा भाई ये कंपनी कह रही है आपसे 100 रुपए रिसीवेबल है, सामने वाला कहता है भाई मुझे पेबल थोड़ी, मुझे तो आपकी कंपनी से रिसीवेबल है, मैं से 100 रुपए मांग रहा हूँ, सामने वाला मुझसे 500 रुपए मांग रहा है। हमने कहा भाई ये क्या, हमने मैनेजमेंट को बोला भाई रिकंसाइल कर, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट आपका आउट होता है, हमने कहा रिकंसाइल करो। पता चला कि भाई वो तो लाइबिलिटी लगाई है उसने टर्मिनेशन पेनल्टी क्लॉज जो था वो उसे ट्रिगर करा, उसने कहा भाई मैं पेनल्टी चार्ज कर रहा हूँ। हमने कहा एग्रीमेंट में तो है ही नहीं। वो एग्रीमेंट में क्यों नहीं था, बिकॉज वो चैंपियन ने एग्रीमेंट कौन सा पकड़ा हुआ था, वो फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी में जहां लाइबिलिटी का क्लॉज आ रहा था मैनेजमेंट ने उसको फोटोकॉपी तो करवा के ही नहीं दिया। मैनेजमेंट ने उस चीज की फोटोकॉपी, उसको फोटोकॉपी और वो एक पूरा बंडल पकड़ा दिया, बीच में से 2 पेजेस गायब थे, पता ही नहीं चला। और फोटोकॉपी भी ऐसे करा है कि नीचे पेज नंबर को उसने हाइड किया हुआ था, जब पेज नंबर को हाइड किया हुआ तो कभी भी उसकी सीक्वेंस इंश्योर, ये तो 45 के बाद डायरेक्ट 48 आ रहा था, तो बीच में पता चल जाता 2 पेज, तो वो पेज। हमने कहा नहीं जानी, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल एविडेंस चाहिए, और अगर मेरे पास ये ओरिजिनल एविडेंस होता तो ये इश्यू में उसी वक्त आइडेंटिफाई कर चुका है। यहां तक बात, दोनों ही ऑडिट एविडेंस है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस, तभी तो आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकेंगे, तभी तो आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, यही चीज जल्दी से बता दें, रिटर्न एविडेंस ज्यादा रिलायबल है या फिर ओरल, कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा? रिटर्न। आप मैनेजमेंट से पूछो हाँ भाई वो वीआर हाउस आ रहा है वहां पे, हाँ जी आ रहा है, चलिए जी जबरदस्त, ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, नहीं यार भैया आपके पास कौन सा एविडेंस होना चाहिए? रिटर्न एविडेंस होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, अगर मुझे बैंक लिख के दे दे कि हाँ भाई मैंने इतने रुपए का लोन दिया भाई, ये ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, या मैनेजमेंट मुझे कहे कि हाँ जी मैंने बैंक से इतना लोन लिया भाई, ये ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? अगर थर्ड पार्टी आपके पास एविडेंस होगा वो ज्यादा, और अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल में देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो कि थर्ड पार्टी से रिसीवेबल पेबल होती हैं। अगर आपकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है तो सप्लायर की बुक्स में पे, तो आप सप्लायर से कंफर्म करा लें, आप सप्लायर से थर्ड पार्टी एविडेंस ऑब्टेन कर लें। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? रिलायबिलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ एविडेंस आपको डायरेक्टली रिसीव होते हैं वो ज्यादा रिलायबल है, कुछ ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं वो ज्यादा रिलायबल है, कुछ रिटर्न फॉर्म में होते हैं, और कुछ आपको थर्ड पार्टी एविडेंस इज मोर रिलायबल। मैनेजमेंट कह रही है तो 100 मिलियन का रिसीवेबल है, और सामने वाला आपको सप्लायर भी कह रहा है या कस्टमर भी कह रहा है हाँ जी मुझे 100 मिलियन पे करना, और ये एविडेंस आपकी फाइल में लगा हुआ है, ये ज्यादा रिलायबल है बनिस्बत इसके कि आप मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखें। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहां तक थोड़ा बहुत आइडिया होता है? तो ये तो आसान वर्ड है ना, ये आसान वर्ड है, डन हो गया। मुश्किल क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा ये लिखा हुआ क्या? सही है, अच्छा। हालांकि समझाने के लिए तो बड़ा आसान है भाई, रेलिवेंट क्या होगा? एजर्शन, कल की क्लास में पढ़ी थी एजर्शंस, एजर्शंस ही है ना? हाँ जी एजर्शंस ही है ना यार, मैनेजमेंट के किताब है ये। अच्छा, यहां तक क्लियर है हम सारे? अच्छा, आप मेरी बात सुनिएगा, एक काम करते हैं। हाँ जी कुछ कह रहे हो? सब अमन है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, हम किसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं? जल्दी छेती छेती, इन्वेंट्री के ऊपर। हम किसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री पे मेरा रिस्क क्यों है? सैलाब आया है तो जो डाडू में और यहाँ पे बदीन में जो वेयर हाउसेस थे वो तो डूब गई, तो इन्वेंट्री तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। क्या यहां तक बात समझ आते हो? मैंने प्लानिंग फेज में ये रिस्क आइडेंटिफाई करा कि भाई ये रिस्क है कि इन्वेंट्री तो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब मैं कहां पहुंच चुका हूं, और अब मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है बच्चों। डन हो गया? अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह रही है कितने रुपए की आ रही है मेरे पास एफएस में? जल्दी छेती छेती बता दें। 100 रुपए की। इसका मतलब है दोस्त, रेडी रहना, बिल्कुल रेडी रहना, अगले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सबसे पहला काम तो मैं मैनेजमेंट के साथ ये करूंगा,
मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई मुझे जल्दी से प्रोवाइड कर दे, क्या प्रोवाइड कर दे, इन्वेंट्री का रजिस्टर जो आप लोग बनाते हैं, वो जो FR1 वगैरह में आप लोग FIFO मेथड से बनाते हो और आप कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने की आ रही है, इतने रुपए की इन्वेंट्री आ रही है, इतनी क्वांटिटी बची हुई है, तो पहला काम मैनेजमेंट से क्या ऑप्टेन कर लूंगा मैं, इन्वेंट्री रजिस्टर, कि भाई इन्वेंट्री रजिस्टर दे दें आप एज एट जून 30 2022, और मैं एज एट पे लूंगा क्योंकि इन्वेंट्री कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट का, तो भाई एज एट पे साल के शुरू में कितनी पड़ी है मुझे नहीं चाहिए, साल के बीच में कितनी पड़ी थी मुझे नहीं चाहिए, एज एट पे आज की तारीख में आपके पास कितने रुपए की इन्वेंट्री है। मैनेजमेंट आपसे कहेगी कि मेरे पास प्रोडक्ट ए कितने पड़े हुए, 100 क्वांटिटी, सही हो गया भाई, प्रोडक्ट बी कितने पड़े हुए, 50, प्रोडक्ट सी कितने पड़े हुए, 250, और प्रोडक्ट डी कितने पड़े हुए, 150। तो मैनेजमेंट ने आपको एक इन्वेंट्री रजिस्टर दिया और मैनेजमेंट ने कहा मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, प्रोडक्ट बी की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, प्रोडक्ट सी की कितनी क्वांटिटी है, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, इसका मतलब है मैनेजमेंट का जो पहला दावा है, वो पहला दावा क्या है, जल्दी से बता दें, जल्दी से, छेती छेती, एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट का पहला दावा आपसे क्या है कि ये 100 क्वांटिटी, ये 50 क्वांटिटी, ये 250 क्वांटिटी और ये 150 क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मैं कहता हूं अच्छा ये एग्जिस्ट करती है, तो मैं एक काम ये करता हूं, मैं कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ए को भी सेलेक्ट कर लिया, मैंने बी को भी सेलेक्ट कर लिया और मैंने सी को भी करा। क्यों 3 क्यों करें? सफिशिएंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? सफिशिएंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन अब मुझे आंसर दें, कि अब भी 3 सफिशिएंट है? तो कह रहे मुझे सारी चीजें आगे जाके आएंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस है, एक प्रोफेशनल जजमेंट है कि तीनों भी सेलेक्ट कर लो तो सिर्फ 8 इन्वेंट्री वेरीफाई हो रही है। इससे अच्छा इसी को वेरीफाई कर लेते तो 158 में से 150 इन्वेंट्री तो सफिशिएंट ये भी है। तो सफिशिएंट सिर्फ सैंपल साइज नहीं होते, कौन सा वाला सैंपल सेलेक्ट करना है वो भी ज्यादा मैटर करता है। क्या तक बात समझ आती है? तो भाई सफिशिएंट। तो एज्यूम करते हैं हमने 100 लिखा हुआ था, हमने 50 लिखा हुआ था, हमने ABC इन 3 को सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा अगर ये 3 इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है डी भी, और अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती तो मेरे लिए मसले वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? सैंपलिंग बेसिस पर कर रहा हूं, तो अगर 3 सही है तो चौथी भी सही होगी। कल को चौथी नहीं एग्जिस्ट करती, कोई मसला आ जाता है तो कोई भी मुझे पकड़ने वाला नहीं है। क्यों पकड़ने वाला नहीं है? इनहेरेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे? तभी मैं कभी नहीं कहता कि FS बिल्कुल सही है, 100% सही, मैं ऐसा नहीं कहता। डन हो गया? तो मैं पहली क्लास से लिंक करके चलूंगा, थोड़ा सा आपने बस एक्टिव रहना है बच्चों। अच्छा, मैंने कहा मैनेजमेंट पहला दावा कर रही है, मैनेजमेंट पहला दावा क्या कर रही है? एग्जिस्टेंस। मैंने कहा आए प्रोसीजर्स लिखते हैं, सेलेक्ट, देखिए सैंपल बोला तो गलती कर दी, सैंपल बोला तो मतलब एक सैंपल, हाँ थोड़ा सा, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, कहां से सैंपल सेलेक्ट करूं? यहां से सैंपल सेलेक्ट करूं, ये क्या कौन सी शीट है ये? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड क्लियर है सारे यहां तक? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड ऑब्जर्व या इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एट द वेयर हाउस। क्या ये बात ये समझ आता है? अच्छा, मैं एक चीज यहां पे कंप्लीट कर दूं, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, अगला वर्ड कौन सा है? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आप परफॉर्म करते हो, कुछ मोड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल, पहला प्रोसीजर आपके पास जो अवेलेबल है वो क्या अवेलेबल है, जल्दी से बता दें। आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो, सही है, लेकिन इंक्वायरी कहां फॉल कर जाएगा, जल्दी बता दें, इंक्वायरी कहां फॉल कर जाएगा? इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या यहां तक बात समझ आती है? इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड
सफिशिएंट, मैं कहूँ हाँ जी रेवेन्यू सही रिकॉर्ड किया है, हाँ जी सही रिकॉर्ड किया, क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया रेवेन्यू पे? हाँ भाई इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, हाँ जी इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया? अच्छा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो मेरे पास पहला प्रोसीजर कौन सा अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों? इंक्वायरी। दूसरा जो मजे का ऑडिट प्रोसीजर मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है? वो है इंस्पेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेल्स इनवॉइस को इंस्पेक्ट किया, क्यों? क्यों? ताकि चेक कर ले रेवेन्यू नेचर का है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरा मेरे पास जो प्रोसीजर अवेलेबल है वो है ऑब्जर्वेशन। मैं बदीन और दादू चला गया ये चेक करने के लिए कि क्या वो इन्वेंट्री या वेयरहाउस या प्लांट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्या यहां तक बात समझ आ गई? अगर आप आईक्यू का ऑडिट करेंगे और मैं कहूंगा मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चेयर्स वगैरह हैं, तो आप पर्सनली आके ऑडिटोरियम में चेयर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? जबरदस्त जबरदस्त। चौथा हमारे पास प्रोसीजर है एक्सटर्नल, हाँ जी कंफर्मेशन। चौथा हमारे पास प्रोसीजर है एक्सटर्नल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि मैं सप्लायर को कंफर्मेशन भेज दूंगा, मैं कंपनी के बैंकर्स को कंफर्मेशन भेज दूंगा। ये बंद हुआ? नहीं सर ये चाहिए। और इसके अलावा भी 2-3 प्रोसीजर है, लेकिन हमने उसको आज की क्लास में डिस्कस। पहला समझ आता है, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता हूं भाई ये है एग्जिस्ट करती है। दूसरा, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता हूं, मैं कोई भी एसेट को इंस्पेक्ट कर सकता हूं। तीसरी चीज ऑब्जर्वेशन, मैं जाके वेयर हाउस में एसेट्स को ऑब्जर्व कर सकता हूं, प्लांट में, जब फैक्ट्री में जाके प्लांट को ऑब्जर्व कर सकता हूं। चौथा, मैं सप्लायर को, कस्टमर को कंफर्मेशन सेंड कर। बच्चों ये क्लियर है? अच्छा, तो सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री एंड ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व इंस्पेक्ट क्या है? ये ऑडिट प्रोसीजर्स है। तो ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एट द वेयरहाउस। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? अच्छा, अगली असर्शन, जल्दी जल्दी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस, इस एग्जांपल को सामने रख के बताएं कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? जल्दी छेती छेती। हाँ जी, देखिए एक बिल्कुल सादा लैंग्वेज में समझा दें कंप्लीटनेस का मतलब क्या है। कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो वेयर हाउस में मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट ने इसको यहां पे रिकॉर्ड। कंप्लीटनेस इट मींस मैनेजमेंट ने कंप्लीट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? एग्जिस्टेंस का मतलब कि मैनेजमेंट आपसे कह रही है ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूं ये वेयर हाउस में मौजूद है। कंप्लीटनेस इसका ऑपोजिट, कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो कि वेयर हाउस में मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर हो मेरे भाई आप सारे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट ई भी होगा, एक प्रोडक्ट एफ भी होगा, एक प्रोडक्ट जी भी होगा जो कि कहां मौजूद होगा? वेयर हाउस में मौजूद होगा, लेकिन इस इन्वेंट्री रजिस्टर में इन्वेंट्री जो डी तक आ रहा था, तभी आपने डी तक सैंपलिंग करी थी। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है? कॉमन सेंस है, मेरी बात सुनिएगा दोस्त, बिल्कुल रेडी रहना। तो कंप्लीटनेस के लिए भी मैं एक काम करता हूं, और मैं काम ये करता हूं सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, बस ये खाली जगह पुर कर ले, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम वेयर हाउस। सर आपने वेयर हाउस लिख दिया? हाँ जी वेयर हाउस लिखा। वेयर हाउस क्यों लिखा? सर बिकॉज आपका रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ई, एफ और जी ये वो प्रोडक्ट है जो कि कहां पे मौजूद है? चूंकि वो मौजूद वेयर हाउस में है तो मुझे सैंपल भी कहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? तभी तो ई, एफ और जी मेरे सैंपल में आएगा। अगर मैं कंप्लीटनेस के लिए भी सैंपल इन्वेंट्री से सेलेक्ट कर लूं, ए बी सी डी चारों को देख लूं, तो मेरे पास प्यारे बच्चों कभी भी सैंपल में ई, एफ और जी का सैंपल तो सेलेक्ट। प्यारे बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? अब इस वर्ड को गौर से देखें, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? assertion under consideration and direction of testing। जब आपकी assertion कौन सी थी? तो आपने सैंपल्स कहां से सेलेक्ट करें?
डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, आपने सैंपल इन्वेंट्री रजिस्टर से सेलेक्ट करा है, लेकिन जहां आपकी एसर्शन अंडर कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, कंप्लीटनेस, तो अब आपने सैंपल कहां से सेलेक्ट करे, अब आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या हो गई, वेयर हाउस हो गई। कॉमन सेंस है, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है प्यारे बच्चों के, यहां तक बात समझ आती है, और आगे 10 एग्जांपल्स और दूंगा। लास्ट क्लास में एग्जर्शंस का ओवरव्यू लिया था, आज की क्लास में उसको मजीद हम और पढ़ रहे हैं, और कंप्लीट नहीं होगा ये, हम टॉपिक वापस से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने की कोशिश करें, ओवरव्यू तक अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार, प्लानिंग फेज में ये रिस्क आइडेंटिफाई करा, परफॉर्मेंस फेज में ये कैसे परफॉर्म करा, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये जिम्मेदारियां लिखी हुई, ये थोड़ा आपको बोर्ड पे समझ आ रहा होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, तो सेलेक्ट जी मेरे भाई, ये भी हो सकता है कि ए 150 मौजूद हो, कंप्लीटनेस में ये भी आ सकता है, लेकिन चूंकि पहली क्लास है समझाने के लिए मैंने ई एफ और जी लिखा, और इसलिए लिखा ताकि एग्जांपल थोड़ा समझ में आ जाए कि मैं वेयर हाउस में सैंपल सेलेक्ट करूं। सॉरी, अच्छा, ना नहीं करती होगी, बिल्कुल नहीं करती होगी। एज एन ऑडिटर आप प्रोसीजर तो परफॉर्म करें। अब एक कॉमन सेंस वाली बात, रिस्क, अच्छा ये इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना होता है और रिस्क को असेस भी करना होता है। रिस्क आइजा 315 कहते हैं सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना है, रिस्क को असेसमेंट भी करनी है, और असेसमेंट दो किस्म की होती हैं, नॉर्मल रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क। थोड़ा सा आसान अल्फाज में कहूं, लो रिस्क हाई रिस्क, बच्चों सुनिएगा मेरी बात, तो लो रिस्क और हाई रिस्क, सही है। हमारी आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके सवाल के लिए मैं समझा रहा हूं। तो मैं सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करता, रिस्क की असेसमेंट भी, कि यार ये जो रिस्क है, अब मुझे बताएं एग्जिस्टेंस का रिस्क हाई रिस्क होगा कि लो रिस्क होगा, हाई एग्जिस्टेंस का रिस्क हाई रिस्क होगा, कंप्लीटनेस का रिस्क है, लेकिन क्यों, क्यों एसिड को कम करेगी, वही वाली आपकी बात। तो यहाँ पे रिस्क क्या होगा, कम। अगर एग्जिस्टेंस के लिए मेरे 100 सैंपल्स हैं, कंप्लीटनेस के लिए कितने सैंपल होंगे, 100 से ज्यादा होंगे, 100 से क्यों कम होंगे, रिस्क भी कम है, तो चांसेस कम है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और ये हमारा पूरा एक क्लास जो आपका सवाल है, इस सवाल के लिए पूरी एक क्लास हमारा टॉपिक होगा जिसमें डिस्कस करेंगे। भाई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इस चीज का? अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं बिकॉज हमारी आज की क्लास का एजेंडा नहीं। डन हो गया यहाँ तक? जी मेरे भाई, सॉरी 100 है, ऐसा भी हो सकता है कि इट मींस कंप्लीट तो रिकॉर्ड नहीं करा। सॉरी, क्यों नहीं काउंट करते यार, हम काउंट करेंगे ना, सैंपल बेसिस पे काउंट करेंगे। हाँ हाँ, सारे के देखो, ये नहीं बोलो सारे के सारे करने हैं, थोड़े करने हैं, बहुत करने हैं, ये आगे सैंपलिंग। अभी फिलहाल इतना है कि काउंट करना है, ताकि पता चल जाए कि एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते। डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा, बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, तो सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, इसका मतलब है मैं इन्वेंटरी रेडी से सैंपल सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सैंपल कहां से सेलेक्ट करूंगा, और वेयर हाउस में जो इतनी सारी इन्वेंट्री आ रही होगी, इतनी सारी इन्वेंट्री आ रही होगी, मैं इनमें से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा और जाके कहां देखूंगा, इन्वेंट्री रजिस्टर में, कि क्या वो इन्वेंट्री रजिस्टर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा ये वाला सैंपल प्रोडक्ट ए था, क्या आ रहा है, मेरा ये वाला सैंपल प्रोडक्ट बी था, क्या आ रहा है, मेरा ये वाला सैंपल प्रोडक्ट सी था, क्या आ रहा है, मेरा ये वाला सैंपल प्रोडक्ट ई है, वेयर हाउस में प्रोडक्ट ई पड़ा हुआ है, क्या ये इन्वेंट्री रजिस्टर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इट इज अ कॉमन सेंस, इट इज नॉट अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, प्योरली कॉमन सेंस है। और मैं भी इसी रिस्क के ऊपर जो मैंने आइडेंटिफाई करा है, इसके ऊपर मैं आपको मजीद एग्जांपल दूंगा आधे घंटे तक। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो एग्जिस्टेंस, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरी एजर्शन कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। तीसरी एजर्शन राइट्स, एसेट के लिए राइट्स होंगी, लायबिलिटी के लिए, तो चूंकि अभी हम एसेट कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, कि भाई क्या इस एसेट, भाई वेयर हाउस तो दिखा दिया आपने, बट क्या पता पड़ोसी का वेयर हाउस हो, पड़ोसी को चेयर उठा के यहाँ पे लेकर आए तो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन आपका आपका राइट नहीं है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, एक और काम करते हैं, सेलेक्ट, सुनिएगा, सैंपल्स। कंप्लीटनेस के बाद मुझे ये पता चल गया कि रजिस्टर कंप्लीट है,
ये वाला सैंपल ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो इसका मतलब है वेयर हाउस जो रजिस्टर दिया है मैनेजमेंट ने वो कंप्लीट है। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी, इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल जल्दी 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 सप्लायर। मैं आपसे कहता हूं ये एसी मेरा है, आप कहेंगे दिखाएं, मैं कहूंगा ये रहो एग्जिस्टेंस, डन हो गया। आप कहेंगे नहीं सर बट क्या पता पड़ोसी का हो, ये बाहर पड़ा दुकान ऐसी मैकेनिक वाला बाहर है, आपने कहा यार ऑडिटर आ रहा है आधे घंटे के लिए दे दे मैं वापस कर दूंगा। सर कोई डॉक्यूमेंट दिखाए, मैं आपको सप्लायर इनवॉइस दिखाऊंगा हायर की, और उसमें लिखा हुआ होगा टू IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। या फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी मैंने खरीदी हुई है, सही है। आप कहेंगे सर आपके पास गाड़ी है, मैं कहूंगा हाँ गाड़ी है। सर दिखाएं, ये रही। सर आपके नाम पे, मैं आपको क्या दिखा दूंगा, टाइटल डीड्स दिखा दूंगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, गाड़ी के कागजात दिखा दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि गाड़ी के ऊपर मेरा राइट। टुल्ला जो आपको पकड़ के कागजात मांगता है वो टेक्निकली स्पीकिंग वो राइट्स को वेरीफाई कर रहा होता है, और टुल्ले को आपसे ज्यादा ऑडिट आता है, आपको पता है। तो वो आपसे क्या कह रहा होता है, भाई गाड़ी आपके नाम पे, कागजात दिखाओ। पूछता यही है भाई आपके नाम पे कागजात दिखाओ, तो वो राइट्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इसी तरीके से अगर इन्वेंट्री मैंने किसी से खरीदी होगी तो सप्लायर ने वो इनवॉइस भी किसको दी होगी, मुझे दी होगी, बिकॉज पैसे भी तो मैं दूंगा और उसमें किसका नाम लिखा हुआ होगा, आपका। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ये तीन चीजें क्लियर है, ये तीन चीजें क्लियर है। अच्छा सॉरी, ये जो इस बंदे ने बात करी है ना बड़ी जबरदस्त। अगर आप अलाउ करें मैं जवाब दे सकता हूं इसका। इसका सवाल बड़ा बड़ा लॉजिकल है। इसने कहा सर अगर उसने इन्वेंट्री से प्रोडक्ट ई को हटाया है, हाँ EFG इन्वेंट, तो इसने वेयर हाउस से भी, तो सर इसका मतलब है ये प्लान्ड है। और अगर प्लान्ड है तो क्या होने जा रहा है, ये फ्रॉड होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो पहला आंसर इनहेरेंट लिमिटेशन। इसका दूसरा आंसर जब हम इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद आइजा 240 पढ़ेंगे, फ्रॉड दूसरा आंसर। तीसरा आंसर मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर इन्वेंट्री खरीदी गई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई, ऐसा ही है? कहां गए यार भाई मेरे, यही से इन्वेंट्री खरीदी गई है लेकिन सिंपल सी बात है ना, रिकॉर्ड नहीं की। रिकॉर्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड की होती तो इन्वेंट्री रजिस्टर में आ जाती, तो रिकॉर्ड नहीं करा उसको। जब इन्वेंट्री खरीदी होगी तो एंट्री क्या पास की होगी, जल्दी बताते हैं। जब इन्वेंट्री खरीदी होगी तो क्या पास की होगी, परचेज डेबिट, हाँ जी, बैंक अकाउंट पेबल क्रेडिट। और कितने रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, 300। क्या यहां तक बात समझ आता है? जब ये 300 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, ये सवाल है ना आपका। कैसे, मैंने यहां से भी छुपा दिया और यहां से भी छुपा दिया, ठीक है। जब इसने यहां से भी छुपा दिया, यहां से भी छुपा दिया, जब मैं इन्वेंट्री को देखने जा रहा हूँ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन बैलेंस शीट में एक और चीज भी आ रही होगी, क्या आ रही होगी, अकाउंट्स पेबल आ रही होगी। और जब अकाउंट्स पेबल आ रहा होगा तो मैनेजमेंट आपसे कह रही होगी मैंने इस सप्लायर को कितने रुपए देने हैं, 100 रुपए। जब आप सप्लायर को कंफर्मेशन भेजेंगे तो सप्लायर कहेगा भाई मुझे 100 रुपए थोड़ी चाहिए, नहीं 300 नहीं लाती हो, 400 रुपए चाहिए। तो आप बोलोगे भाई सप्लायर थर्ड पार्टी एविडेंस में तो कह रहा है कि उसको 400 रुपए चाहिए, आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, चलें बेटा जल्दी इसको क्या करें, उसको रिकंसाइल करें। और यहां आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, कि एक कंपनी में फ्रॉड। अच्छा, आपका अगला सवाल यह बनता है सर इस सप्लायर को भी छुपा दूं, भाई आपका अगला सवाल यह बनता है मैं इस सप्लायर को भी छुपा दूं। अगर आप इस सप्लायर को भी छुपा देंगे एज एन ऑडिटर आप फिर भी पकड़ सकते हैं। सप्लायर को छुपा जरूर दिया है, सप्लायर को पेमेंट लाजमी की होगी। सुनिएगा मेरी बात को, सप्लायर को छुपाया जरूर गया है, सप्लायर को पेमेंट, तो भाई सप्लायर माल सप्लाई कर रहा है, 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो वो तो तुम्हें अगले दिन माल सप्लाई नहीं करेगा, और कंपनी एक्ट में उसके पास राइट है कि तुम्हारी कंपनी वाइंड अप कर देगा। तो आप पेमेंट, तो जब पेमेंट करोगे प्यारे बच्चों तो पेमेंट कहां से करोगे, बैंक से। बैंक से पेमेंट कर रहे होगे तो बड़ा बड़ा डेबिट लिखा हुआ आ रहा होगा, और जब आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे भाई
ये जो 300 रुपए की पेमेंट हुई है इसके डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना। और जब आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, इनवाइस देखोगे, तो इनवाइस में लिखा आ रहा होगा ई एफ और जी, और आप कहोगे भाई इन्वेंट्री रजिस्टर में तो ई एफ और जी आ ही नहीं रहा। सर मैं बैंक से पेमेंट ही नहीं करूंगा, मैं किससे पेमेंट करूंगा? मैं कैश से। बेटा जहां आप कैश से पेमेंट करोगे वहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपको वो टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, आप वहां पे जाके फंस जाओगे। और कैश से पेमेंट करने के लिए भी बैंक से आपको कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप कैश विड्रॉ करोगे तो अगेन डेबिट 300 रुपए का ही आ रहा होगा, और वहां आप मैनेजमेंट से पूछोगे 300 रुपए का डेबिट करा है, 300 रुपए विड्रॉ करा है, ये ईयर एंड पे तो कैश आ नहीं रहा, तो ये कैश गया किधर? और जब ये कैश आपने कहीं निकाला है, डाला है, मुझे ये बता दें। प्लस अगर आपने कोई एक्सपेंस इससे पे करा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से आप इन सारी चीजों को प्यारे बच्चों सामने। सर मैं एक ऐसा बैंक अकाउंट खोल लूंगा जो आपको नहीं दूंगा, बैंक से पेमेंट करूंगा जो सेठिया कंपनी में होता है। लेकिन प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, बैंक खोलने का, बैंक बंद करने का राइट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। हर बंदा जाके बैंक अकाउंट, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में अगर एक बैंक अकाउंट है तो वो हमारी तरफ से, हमारा ऑथराइज्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंस आपको बोले कि इस अकाउंट में पैसा जमा करो, वो कर ही नहीं सकता। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो फिर वो वहां पे जाके भी फंस जाएगा कि एक और बैंक अकाउंट भी। और नॉर्मली जितने भी फ्रॉड होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि होते 4 बैंक अकाउंट है, ऑडियो कितने दिए जाते हैं? 2 दिए जाते हैं, बाकी 2 में सारी कार्रवाई हो रही है। क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा जी दोस्त, आपका आंसर चले जी। जी सॉरी, यहां पे अब तक आपने इसके ऊपर 2 प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। राइट से पहले 2 प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। पहला, ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा, ये रजिस्टर कंप्लीट है। जब रजिस्टर कंप्लीट है तो इसका मतलब है अब तीसरी चीज कि क्या है इसके ऊपर मेरा, अब तक आप देखें ना 100 एग्जिस्ट भी करता है, 50 भी एग्जिस्ट करता है, 250 भी एग्जिस्ट करता है, 150 भी एग्जिस्ट करता है, और ये इतने ही है, इसके अलावा और कोई। इट मींस अब ये पॉपुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। सॉरी, वो रिस्क था ना मेरा कि देयर इज अ रिस्क कि EFG भी मौजूद होंगे, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो मैंने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करा, मैंने वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री पड़ी थी मैंने सैंपल सेलेक्ट करे और जाके देखा कि वो यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ रहे थे। अगर अगर तो नहीं आ रहे होंगे तो फिर तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं ना। अगर तो नहीं आ रहे होंगे तो फिर तो मैं कहूंगा तुम्हारा तो रजिस्टर ही कंप्लीट नहीं है। रजिस्टर कंप्लीट करो ताकि आगे के प्रोसेस परफॉर्म करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो कहूंगा तो रजिस्टर ही ठीक नहीं है आपका। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, मैं एक सिंपल, चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का रेवेन्यू वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहली चीज क्या दूंगा? नहीं, पहली चीज मैं आपको क्या दूंगा यार? रेवेन्यू रजिस्टर। उसमें हर स्टूडेंट का नाम लिखा आ रहा होगा, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है वो लिखा आ रहा होगा। ऐसा ही है? अच्छा ऐसा ही है। तो ये जो IR है ये RR हो जाएगा, रेवेन्यू रजिस्टर हो जाएगा बच्चों। सही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे। सही है। पहला, आप इसमें से सैंपल सेलेक्ट करोगे कि क्या वाकई में ये बच्चों ने एडमिशन लिया। आप क्या देख लेंगे जल्दी से बता दें? आप इनवॉइस देखेंगे और जल्दी जल्दी, अब एक एडमिशन नहीं लिया लानती हो, एडमिशन फॉर्म देख लोगे, बैंक चालान देख लोगे, फीस चालान देख लोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा है जिसने फीस पे करी है और उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ खड़े होंगे बाहर और बच्चे को पकड़ेंगे और बच्चे को बोलेंगे हाँ जी तुम्हारा नाम चेक कराओ यहाँ पे आ रहा है, या फिर अगर तो नाम रेवेन्यू रजिस्टर में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि तुमने एडमिशन ले लिया है लेकिन मैनेजमेंट ने इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कॉमन सेंस और कुछ नहीं। अच्छा क्लियर है हम सारे यहां तक? अगर मैं आपको, अच्छा यार दोस्त आ जाओ, 2 से इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, आ जाओ। ये जो प्रोसीजर्स है, ये अगला जब 15 मिनट में बड़े इंपॉर्टेंट है आपके आपके आसाइश को पसंद। ये जो प्रोसीजर्स है, ये जो मैंने लिखा है क्या ये अंग्रेजी है? ये जो मैंने लिखा है क्या ये अंग्रेजी है? अंग्रेजी तो है। और हाँ, ये अंग्रेजी नहीं है,
ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सेलेक्ट सैंपल्स किस चीज की अलामत है, यहां देख के बताएं। सेलेक्ट सैंपल्स किस चीज की अलामत है? सफिशिएंट। डन हो गया? सेलेक्ट सैंपल्स किस चीज की अलामत है? सेलेक्ट सैंपल कहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, ये किस चीज की अलामत है? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। सुनिएगा मेरी बात, मैं सैंपल सेलेक्ट कहां से कर, मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग कहां से हो रही है? इन्वेंटरी रजिस्टर से। एंड जो सैंपल्स आ गए मेरे पास, ये ए, ये बी, ये सी आ गया, मैं क्या कर रहा हूं? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट किस चीज की अलामत है? ऑडिट एविडेंस की। तो यहां तक बात समझ आती है? इंस्पेक्ट ओरिजिनल किस चीज की अलामत है, जल्दी से बता दें। लायबल की। सप्लायर इनवॉइस मेरा डॉक्यूमेंट, और ये काम मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं? राइट्स क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? जो ये आपके सामने 9 अंग्रेजी के अल्फाज आ रहे हैं, ये अंग्रेजी के अल्फाज नहीं है, उसको गौर से देखें। ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, और ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो मेरा पहली क्लास में ऑब्जेक्टिव था कि एज एन ऑडिटर आपने हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, और उसके लिए आपको सफिशिएंट, तो आपका प्रोसीजर भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस छुपा हुआ हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो जब भी आपको कभी भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, जब कॉमन सेंस होगा कि यार कोई पॉपुलेशन होगी, उसमें से सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, सैंपल सेलेक्ट करके बैठे नहीं रहना, जो सैंपल्स आए उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देखना है। ये प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आपने नोट कुछ नहीं करना, आपने मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के प्रोसीजर लिख के देना। जल्दी छेती छेती, 5 मिनट। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर आज हम पढ़ थोड़ी रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू। हाँ जी, आसान है, आसान है। तो मैं सबसे पहले मैनेजमेंट से क्या ऑपरेट कर लूंगा? फिक्स एसेट, ये बनाया होगा आपने एक जमाने में यार, याद आ रहा है? तो आप मैनेजमेंट से क्या ऑपरेट कर लेंगे? फिक्स एसेट रजिस्टर एज एट 30 जून 2022 या 20, जो भी आपका यार है, सही है। अच्छा, फिर आप कहेंगे जहां मैनेजमेंट ने मुझे ये फिक्स एसेट रजिस्टर दिया, वहां मैनेजमेंट मुझसे ये क्लेम कर रही है कि ये फिक्स एसेट, जल्दी जल्दी, पहली चीज, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं काम करता हूं, मैं इन्हीं फिक्स एसेट रजिस्टर से क्या कर लेता हूं प्यारे बच्चों? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व इन्वेंट्री फिक्स एसेट। वेयर हाउस में नहीं, सिर्फ फिक्स एसेट। एंटिटी लिख दें, प्रेमिसेस लिख दें। डन हो गया प्यारे बच्चों? हाँ, दूसरी चीज कि नहीं यार, इसके अलावा भी कुछ फिक्स एसेट्स होंगे जो कि मौजूद है एंटिटी में, जो कि मौजूद है प्रेमिसेस में, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको फिक्स एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया। जब फिक्स एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या आप सैंपल फिक्स एसेट रजिस्टर से सेलेक्ट करेंगे? अगर आप सेलेक्ट करेंगे भी और 100% भी टेस्ट कर लेंगे, तो वो सैंपल आपका सेलेक्ट ही नहीं होगा प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? तो सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट, सॉरी, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल प्रेमिसेस एंड ट्रेस टू फिक्स एसेट रजिस्टर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैनेजमेंट कहती है मेरे पास एसी है, मैनेजमेंट कहती है मेरे पास लाइट्स है, मैनेजमेंट कहती है मेरे पास फैन है, और मैनेजमेंट आपसे कहती है मेरे पास, बोल दो यार, चेयर्स है। आप आके ऑडिट कर, ये 4 चीजें वो फिक्स एसेट्स में शो कर रही है। आप कहेंगे एसी कितने आ रहे हैं? 100 एसी तो यार नहीं ना भाई, 10 सही है, सही है, तो 10 एसी यार। आप कहेंगे भाई मुझे 10 एसी
हम आपसे कहेंगे भाई ऑडिटोरियम 1 चले, वहां आपको हम 3 AC दिखा देते हैं, आप देख लेंगे, सही है। फिर आप कहेंगे यार ऑडिटोरियम 2 चले, वहां पे हम आपको 3 AC दिखा देंगे। तो आपके 10 में से 6-7 सैंपल्स आपके वेरीफाई, डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर आप कहोगे दूसरी चीज क्या आ रही है, लाइट्स। फिर आपको लाइट्स लगूंगा, ये नहीं, आप लाइट्स रखेंगे। फिर तीसरी चीज पंखे, आप ये पंखे, फिर आप चल रहा है नहीं चल रहा वो चीज, सही है। फिर चौथी चेयर्स, फिर 8 चेयर्स, डन हो गया। लेकिन जब आप अब आप कहोगे यार ऐसा भी तो हो सकता है कुछ फिक्स एसेट ऐसे जो कि मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे फिक्स एसेट रजिस्टर में नहीं, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आएंगे और आप ऊपर देखेंगे, आप कहेंगे यार ये प्रोजेक्टर, ये लैपटॉप्स, ये माइक, ये एम्पलीफायर, ये भी तो आपके क्या है, ये भी तो फिक्स एसेट्स है, लेकिन ये रिकॉर्ड, इसका मतलब है प्यारे बच्चों अगर आपने प्रोजेक्टर ढूंढना है, अगर आपने बोर्ड ढूंढना है, अगर आपने माइक ढूंढना है, अगर आपने एम्पलीफायर ढूंढना है, तो वो तो फिक्स एसेट में आ ही नहीं रहे। और यही तो रिस्क है कि इसके अलावा भी कोई एसेट है जो कि मौजूद है, मौजूद हो तो कहां मौजूद होंगे, तो सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल प्रेमिसेस और ट्रेस इट टू द फिक्स एसेट रजिस्टर। का यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये मेरे पास कौन सी एसेशन कहलाएगी? तीसरी चीज, सर ये एसी दिख तो गया, एग्जिस्टर दिख गई, ये एसी आपका ही है कि नहीं हुआ? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपके पास एक लॉजिक होगी तो आप बड़े आराम से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं। 3 टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें, ये पूरा टॉपिक है हमारा और पेपर 40 नंबर का होता है, जाहिर सी बात है 40 नंबर की तैयारी आज हम एक क्लास में तो, बट हमारा अब आपको ये चीज आइजो 200 समझ आता है, रिस्क समझ आता है, इसी रिस्क के अगेंस्ट में फिर क्या करता हूं, ऑडिट कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके मैं एक अच्छा प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकता हूं। दुनिया की कोई भी चीज आ जाए प्यारे बच्चों, आप बड़े आराम से उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आता है? 30 से 40% प्रोसीजर्स मेरे यही है। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, एक जगह से सैंपल सेलेक्ट करना है और जब सैंपल्स आ गए तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज देखनी होगी, या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो, या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग लो, या इनवॉइस मांग लो, या कागजात मांग लो, या कंफर्मेशन भेज दो। आपको 40 से 50% प्रोसीजर ये सिर्फ और सिर्फ आपको खाली जगह पुर करनी पड़ेगी कि सैंपल्स कहां से सेलेक्ट करना है और सैंपल्स आ गए उसके ऊपर में क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं। एग्जिस्टेंस है तो मैं ये करूंगा, राइट्स है तो मैं ये करूंगा, कंप्लीटनेस है तो मैं ये करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, और इसके अंदर बहुत सी टेक्निकलिटी है, सुनिएगा। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, सिर्फ क्या लिख रहा हूं, हालांकि इसके अंदर कोई 10 प्रोसीजर्स है, नहीं पढ़ रहा हम, या दोस्त मुझसे पूछ लो, जो भी चीज है मुझसे पूछ लो। जी मेरे भाई, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल। और आप फोटोकॉपी देखेंगे सप्लाई इनवॉइस? नहीं, आप कौन सी देखेंगे? ओरिजिनल देखेंगे, तभी तो रिलायबल होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं ये पूरे 8 वर्ड सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस है मेरे प्यारे बच्चों। और दुनिया का कोई भी प्रोसीजर आप लेके आ जाए, अभी मैं आपसे कहूंगा यार ये बात है, बताएं कि आपस में आप यूं बैठ के ड्राफ्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगली चीज क्या है? वैल्यूएशन। सर ये एसी आपने 100 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देखेंगे कि पता चल जाए कि हाँ यार ये एसी 100 रुपए का है? बच्चों मतलब प्रोसीजर सेम है। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल सप्लायर। सर दोनों सेम प्रोसीजर, भाई सेम है। अभी आपने खुद बोला सर क्या देखेंगे, इनवॉइस में अमाउंट लिखी जाएगी, दोनों के दोनों सेम प्रोसीजर। प्यारे बच्चों ये इनवॉइस है, ये क्या है? इनवॉइस के अगर आप यहां देखेंगे ना टॉप पे, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो रही है, और अगर इनवॉइस के यहां पे देखेंगे तो क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या मतलब इसका? जल्दी जल्दी बच्चों, नहीं, अगर मैं यहां देखूंगा तो राइट्स वेरीफाई हो रही है, यहां देख रहा हूं एक ही डॉक्यूमेंट है, यहां देख रहा हूं तो नाम देख रहा हूं, नाम किसका लिखा हुआ आ रहा है? IQ, तो सप्लायर इनवॉइस में लिखा आता है ना 2 बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहिब, हाँ, तो वो जो 2 लिखा हुआ आ रहा होगा वो क्या होगा? वो राइट। और जो नीचे इनवॉइस की अमाउंट लिखी हुई आ रही होगी वो किस चीज को वेरीफाई कर रहा है? बच्चों एक ही डॉक्यूमेंट है, आपकी नजर जहां पड़ेगी वो असर्शन वेरीफाई होगी। सुनिए, और आगे पूरी क्लासेस है इसके ऊपर। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता है, और जब नीचे भी लिखता है याद करता है रट्टा लगाता है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप, उसको समझ ही नहीं आता
दोनों में। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइसों में किस चीज को देखूंगा, किसकी मेरी नजर कहाँ पे पड़ेगी, नाम के ऊपर, और यहाँ पे मेरी नजर कहाँ पड़ेगी, अमाउंट के ऊपर। अमाउंट 100 रुपए है तो राइट, तो मेरी वैल्यूएशन वेरीफाई होती है। गाड़ी होंडा से खरीदी है, सही है, तो होंडा के कोई कागजात देखोगे तो राइट्स वेरीफाई हो रही है। होंडा की इनवॉइस देखोगे तो क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है आपके, क्लियर है हम सारे यहाँ पे। तो इसके अंदर 1000 टेक्निकलिटी और है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। और अगर ओवरव्यू आपको समझ आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, आप दुनिया का ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है हम सारे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एक चीज ऐड कर रहा हूं, रेवेन्यू पे हमारी पहली एजर्शन होती है, जल्दी जल्दी जल्दी, एग्जिस्टेंस नहीं होती। रेवेन्यू एग्जिस्ट थोड़ी करता है, रेवेन्यू तो अकर्ड होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्या होती है, अकर्ड होती है। क्या यहां तक बात समझ आती है। अकरेंस भी फॉर द ईयर एंडेड, इस साल जो रेवेन्यू हुआ है उसी को रिकॉर्ड कर सकता हूं, अगले साल का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पिछले साल का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड नहीं, जो इस साल, तभी तो पीएनएल में लिखा हुआ आता है फॉर दी, नहीं तो अगर पीएनएल में एजेड लिखा हो तो यूनिलीवर तो पिछले 100 साल का रेवेन्यू आज वापस से रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों। अच्छा, तो पहली एजर्शन क्या होती है, दूसरी एजर्शन क्या होती है प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं, सिर्फ 2 लिख रहा हूं। मैनेजमेंट ने, सुनिएगा, मैनेजमेंट ने आपको एक रजिस्टर प्रोवाइड किया जिसका नाम क्या है, रेवेन्यू रजिस्टर। और मैनेजमेंट का पहला दावा, मैनेजमेंट का पहला दावा, जल्दी दोस्त यहाँ पे ये रेवेन्यू पीनल आइटम है तो इसकी एजर्शन एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, इसकी एजर्शन, मैनेजमेंट का पहला दावा क्या, ये रेवेन्यू अकर्ड का मतलब, अकर्ड का मतलब मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस मतलब मैंने गुड्स डिलीवर्ड कर दिए। प्यारे बच्चों मुझे अकरेंस का प्रोसीजर लिख के दे जल्दी से, जल्दी से। प्रोसीजर लिखा हुआ है, सिर्फ 2 खाली जगह पुर करनी है, प्रोसीजर लिखा हुआ है, जल्दी छेदी छेदी। अकरेंस का पहला किस चीज का, अकरेंस, प्यारे बच्चों आ जाए जल्दी, छेदी छेदी है। ये मैनेजमेंट ने आपको रेवेन्यू, और मैनेजमेंट कह रही है इसका टोटल कितना है 1500, और पूरे साल मैंने कितनी सेल्स करी है, मैं हर महीने में एक सेल करता हूँ लेट से, सही है, तो मैंने कितनी सेल करी, मैंने 100 रुपए की करी, मैंने 200 रुपए की करी, मैंने 50 की करी, मैंने 75 की करी, मैंने 65 की करी, मैंने 35 की करी, मैंने 15 की करी, मैंने 5 की करी, लेट से इसका सम 1500 बनता है, सही है। आप सारी की सारी देखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट कह रही है जो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल में जो 1500 का रेवेन्यू लिख रही हूं, ये वाकई में, जल्दी जल्दी, अकर्ड हुआ है ये रेवेन्यू। तो मैनेजमेंट का पहला दावा कि रेवेन्यू अकर्ड हुआ है, आपका रिस्क क्या है कि रेवेन्यू अकर्ड नहीं हुआ, तो आप क्या इसमें सैंपल सेलेक्ट कर लो प्यारे बच्चों, मैंने ये सैंपल सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंटरी रजिस्टर, नहीं पीपी नहीं, खाली जगह पर करें, रेवेन्यू पे काम कर रहे हो तो रेवेन्यू का रजिस्टर। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, क्या फिक्स एसेट जाके देखूं, क्या इन्वेंटरी जाके देखूं, नहीं, सेलेक्ट सैंपल। सर रेवेन्यू अकर्ड, अकर्ड तभी होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब मैं सामने वाले को गुड्स डिलीवर कर दूंगा। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, मैं यहां पे लिख दूं प्यारे बच्चों, मैं अकरेंस लिखता हूं, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम रेवेन्यू एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल गुड्स डिलीवरी, जहां गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं वहां रेवेन्यू अकर्ड। प्यारे बच्चों खाली जगह पुर करें, पहली खाली जगह ये थी, दूसरी खाली जगह ये थी। एक सेकंड, क्या यहां तक बात समझ आती है, पहली खाली जगह ये थी, दूसरी खाली जगह ये थी, बाकी तो 6 वर्ड स्टैंडर्ड है। तो सैंपल्स कहीं से सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट, गुड्स डिलीवरी, FR2 में थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का, GDN डिलीवरी नोट नहीं, इसका आइडिया नहीं। जब भी मैं सामने वाले को गुड्स डिलीवर्ड करता हूं तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं जिसका नाम होता है गुड्स डिलीवरी। परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, ये सुना है। इसी तरीके से एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम कहलाता है गुड्स
ताकि सामने वाला कल को ये ना कहते कि मुझे तो गुड्स मिले ही नहीं, तो मैं कहता हूँ बेटा इस पर साइन करो, मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया। जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, कल को मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ कि आपने तो पैसे दिए नहीं है, तो आप रिटर्न में कोई सबूत मांगते हो ना, फीस चालान मांगते हो, उसमें IQ का स्टैंप आ रहा होता है। कल को आप ये कह दो मैंने तो फीस जमा करा दी, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा? फीस चालान मांग। सेम चीज यहाँ पे भी, कंपनी में भी ऐसा हो सकता है। तो गुड्स डिलीवरी, बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर? हम सारे यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात को प्लीज। अगली असर्शन और कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो कि हुआ है लेकिन मैंने रिकॉर्ड, इट मींस वो यहां पे नहीं आ रहा। सुनिए, कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो कि हुआ है लेकिन रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो कि मैंने गुड्स डिलीवर्ड किए हैं लेकिन मैनेजमेंट ने उसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड। प्यारे बच्चों, क्या अभी भी आप सैंपल रेवेन्यू रजिस्टर से देखेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, अब जो आप सैंपल देखेंगे वो कहां से देखेंगे? GDN, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम गुड्स डिलीवरी नोट रजिस्टर, और वहां जाके मैं कहूंगा ये गुड्स डिलीवर्ड हुए, जाके चेक कराओ क्या रेवेन्यू रजिस्टर में इसका रेवेन्यू आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों, मतलब अगर आपके पास, और ये कॉमन सेंस है, ये टेक्निकल नहीं है, और अगर कॉमन सेंस होगी तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ाया, PP आपने खुद लिख दिया, मैंने रेवेन्यू का आपको सिर्फ आइडिया दिया, आपने अकरेंस और कंप्लीटनेस का प्रोसीजर, और जब अकरेंस और कंप्लीटनेस का लिख दिया तो आप सोचें आप तो परचेज का भी अकरेंस और कंप्लीटनेस लिख सकते हैं। बस परचेज में गुड्स डिलीवरी नोट नहीं होगा, गुड्स रिसीव नोट होगा, बस खत्म यार। अगर आप लॉजिकली चलेंगे, याद करने में भी मजा आएगा कि याद कर क्या रहा है। अगर सिर्फ रट्टा लगाएंगे तो सप्लायर इनवॉइस आगे जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दोनों सेम है और एजर्शन अलग अलग है, इसकी लॉजिक क्या? और वहां पे पूछेंगे इसकी लॉजिक, और याद करने में और रट्टा लगाओगे प्यारे बच्चे, जो वर्ड्स है ना इसको इंटरचेंज अगर आपने कर दिया ना, आपका प्रोसीजर गया, मार्क्स गए। अगर कंप्लीटनेस में आपने ये लिख दिया ना, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंटरी रजिस्टर, आप गए, रट्टा लगाया हुआ है ना, तो याद नहीं आ रहा पेपर में क्या आता, पहले ये था पहले ये नहीं था। अगर ये काम करा रहा, रट्टा लगाएं बेशक लगे, लेकिन यार लॉजिक तो पता हो कि हम कर क्या रहे हैं प्यारे बच्चों। जब लॉजिक पता होगी, चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी। 13 साल से ऑडिट कर रहा हूं मैं, कोई किताब लेके थोड़ी, मैं अपनी किताब लेके नहीं जाता ऑडिट को से परफॉर्म करते। क्यों? एक कॉमन सेंस है यार, एक आप समझ रहे, एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ पे? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया था आज की क्लास को पढ़ने का कि व्हाट इज, आज की क्लास हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। आज की क्लास 2 घंटे की क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, व्हाट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट इज, एप्रोप्रिएट इज, क्वालिटी में एक चीज रेलिवेंट, दूसरी चीज रेलिवेंट में एक और चीज एसर्शन अंडर। क्या अब ये 2 वर्ड समझ आ रहे हैं? अगर आपकी एसर्शन अकरेंस है तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग रेवेन्यू रजिस्टर से होगी, लेकिन अगर आपकी एसर्शन कंप्लीटनेस है तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग गुड्स डिलीवरी नोट से होगी। अगर आपकी एसर्शन अंडर कंसिडरेशन एग्जिस्टेंस है तो डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर से होगी, लेकिन अगर आपकी एसर्शन अंडर कंसिडरेशन कंप्लीटनेस है तो डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग फिजिकल प्रेमिसेस से हो रही होगी। क्या यहां तक बात समझ आता है? क्या अब ये 2 वर्ड समझ आ रहे हैं? ये 2 वर्ड अगर आप रट्टा लगा लेते प्यारे बच्चों, कभी दिली तौर पे इत्मीनान नहीं होता कि पढ़ क्या रहे हैं आप। समझ आ रही है? और फिर रिलायबल, डायरेक्टली वर्सेस ओरिजिनल, रिटर्न और थर्ड पार्टी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और अगर इन पूरी चीज को देखें तो जो पढ़ाया, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, मेरा प्रोसीजर भी इन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। इसी चीज को आप रेवेन्यू में उठा के देख लें। सेलेक्ट सैंपल किस चीज की अलामत है बच्चों? जल्दी, सैंपल सेलेक्ट कहां से कर रहा हूं, तो ये किस चीज की अलामत है? डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। मैं कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं? इंस्पेक्ट। ये ऑडिट एविडेंस है, मैं ओरिजिनल क्यों देख रहा हूं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये 8 वर्ड अगर आपके समझ आ गए, सिर्फ ओवरव्यू लिया है, आपके 40% ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन 8 वर्ड से कवर हो जाते हैं। सिर्फ कॉमन से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सैंपल सेलेक्ट कहां से करना है, और जो सैंपल आ गए उसके अगेंस्ट क्या डॉक्यूमेंट देखना है, दैट्स इट। ये 2 खाली जगह पूर्ण कर लेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऐसे यार, और लॉजिकल होगा। और ये सबसे मुश्किल एरिया होता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बच्चा रट्टा लगा रहा होता है और टीचर भी बैठ के कहता है ये हैंड आउट इसको याद कर लो।
और मैं भी अगर आपसे यही कहूँ तो यार मेरा टाइम तो यूं हो जाएगा आराम से, 1 घंटा दिया आपको, 10 पेज रीड करवाए, खत्म। लेकिन आप कभी भी दिली तौर पे, और यही होता है जब फॉर्म वगैरह में जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, सामने आपका रखता है एग्जाम्पल कि बताओ इसके ऊपर क्या काम करोगे, और जब रट्टा लगाया होगा तो कहाँ से इंटरव्यू से 1 दिन पहले आपको याद रह रही होगी, लॉजिकली चीजें पता होंगी प्यारे। बट आप सोचे, सवाल ये पूछा जाता है एजर्शन और डैशबोर्ड टेस्टिंग क्या होती है। मेरी बात सुनिएगा, फिक्स एसेट में सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, अगर मैं यहां पे भी फिक्स एसेट रजिस्टर कर लूं और फिजिकली और इंस्पेक्ट कर लूं, क्या इंस्पेक्ट कर लूं? फिजिकल एसेट, ऊपर वाला ही लिख दूं मैं यहां पे। प्यारे बच्चों ये प्रोसीजर तो है, लेकिन ये जल्दी 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 रेलिवेंट नहीं है। ये प्रोसीजर है लेकिन ये क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज जो एजर्शन है ये उसको एड्रेस नहीं कर रहा। जो एजर्शन है, आपकी जो रिस्क है, ये प्रोसीजर तो है, और मैं 100 के 100 सैंपल कर लूं सफिशिएंट भी है, लेकिन और मैं ओरिजिनल देखो 100 के 100 रिलायबल भी है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। इन सब का मौजूद होना लाजमी है, तभी आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तभी तो आप आइजा 200 के हिसाब से रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, जो कि आपकी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होगी प्यारे बच्चों। इसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तीनों का होना लाजमी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? जी मेरे भाई, हाँ जी। हमारा कंप्लीटनेस हमेशा अंडर स्टेटमेंट को एड्रेस करता है। कंप्लीटनेस हमेशा एक चीज है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, आपने कम रिकॉर्ड की है ना, एक चीज हुई है लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड, तो जो रेवेन्यू 1500 का है, कि 1500 का होना चाहिए? नहीं, 1800 का होना चाहिए, दो, बिकॉज गुड्स डिलीवर्ड किया आपने और आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड। लेकिन तो कंप्लीटनेस हमेशा अंडर स्टेटमेंट है, अकरेंस हमेशा ओवर स्टेटमेंट है। क्या याद है? हाँ जी। वैल्यूएशन, हमने वैल्यूएशन आज की क्लास में डिस्कस नहीं करी। वैल्यूएशन कुड बी ओवर स्टेटमेंट, कुड बी अंडर स्टेटमेंट, दोनों हो सकती है। 100 की चीज 150 पे रिकॉर्ड कर ली, 100 की चीज 50 पे रिकॉर्ड कर ली। अच्छा जी, आपके पास एक सवाल आ रहा है, जल्दी आ जाए। क्लास ऑफ नहीं है भाई, क्या हो गया? बैक क्यों पैक हो गया?